नीतीश कुमार मंत्रिमंडल बनते ही घोषणा किया जो 10 लाख से 20 लाख तक युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी। इस पर आप क्या कहते हैं? अभी मैं क्या कहूँगी इस पर। सरकार बहुत तरह की बाधाएं करती हैं, कितना खरा उतरेंगी सरकार वो तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो महागठबंधन में शामिल जो राजद है आरजेडी, जिनके नेता लगातार युवा हैं और युवा की पीड़ा को समझते हैं, वो इस पर लगातार जोर दे रहे हैं और हमको भरोसा है 20 लाख नहीं तो 10 लाख ही सही, लेकिन नौकरी मिलेगी लोगों को, जैसा मैं उसको भरोसा है। नीतीश कुमार पीएम मोदी के समानांतर में आ गए, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें मैं क्या कहूँगी कि पीएम मोदी के समानांतर में नीतीश कुमार आ गए। नीतीश जी खुद कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हूँ। जब वो दावेदार होने के लिए खुद से इच्छा जाहिर करेंगे तब तो जनता इस पर हवा बनाएगी। हम लोग भी कुछ इस पर कह सकेंगे, लेकिन खुद नीतीश जी इस पद को लेने से खुद भाग रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। अभी मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की वरिष्ठ नेता पूर्व एमएलसी उषा सहनी जी से बात कर रहे हैं। बेगूसराय फ्रंटलाइन में मैडम आपका स्वागत। मैं भी अपने तरफ से बेगूसराय के फ्रंटलाइन के चैनल से जुड़े हुए तमाम साथियों का अभिनंदन और स्वागत कर रही हूँ। महागठबंधन की सरकार बन गई, आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि ये अपने बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो सांप्रदायिक शक्ति जो पंख उठाए खड़ी थी और अपने हमारी जो सभ्यता, हमारी जो संस्कृति, हमारा जो गंगा जमुना जो तहसील है, उन तमाम चीज़ों पर हमला जो ये भारतीय जनता पार्टी अपने धर्म के आड़ में, हिंदुत्व के आड़ में कर रही थी, उसको एक बहुत बड़ा तमाचा लगा है इस जदयू को भाजपा से हट करके और महागठबंधन में शामिल होने से। इसलिए हम अपने तरफ से खुशी जाहिर करते हैं कि ये समाज के सौहार्द वातावरण के लिए और विकास के लिए भी काफ़ी अच्छी पहल है। एकाएक नीतीश कुमार का भाजपा के साथ ब्रेकअप हो जाना, भाजपा के साथ छोड़ देना, क्या आप इस पर क्या कहेंगे? जब से ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जदयू के गठबंधन की सरकार बनी है, तब से ऊहापोह की स्थिति में नीतीश जी थे। नीतीश जी के दोनों तरफ उप मुख्यमंत्री के रूप में जो लोग को बैठा दिया गया और सारा पद इस रूप से मंत्रिमंडल को गठन किया गया, जिससे किसी भी रूप में नीतीश जी खुश नहीं थे और मैं समझती हूँ बहुत दबाव में नीतीश जी ये कार्यकाल को संभाल रहे थे। और मैं समझती हूँ कि नीतीश जी का स्वभाव रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि वो स्वभाव रहा है, वो अगर उनको किसी भी तरह का अगर मतलब समाज के साथ में और अपने शासन काल को संभालने में अगर थोड़ा सा भी कठिनाई और अगर वो महसूस कर रहे होंगे, तो मैं समझती हूँ इसीलिए वो एकाएक ये कदम उठाए हैं और ये बिहार की जनता के हित के लिए है, मैं समझती हूँ। आपकी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है और सत्ता में भागीदारी से कटती है, इस पर आप क्या कहेंगे? हमारी पार्टी को सत्ता में जाना चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी हमारे जो वामपंथी पार्टी के तीनों गठबंधन में हैं हम लोग, सीपीआई है, सीपीएम है और माले है। हमारे नेताओं को एक बार विचार विमर्श करके इस पर ज़रूर गहन अध्ययन करना चाहिए। अगर हम सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें मंत्रिमंडल में भी शामिल होना चाहिए। लेकिन जो महागठबंधन बने हैं और मंत्री के को लेकर के, सीटों को लेकर के जो ऊहापोह था, मैं समझती हूँ कि गठबंधन टूट ना जाए, मंत्रिमंडल में जाने के होड़ में कहीं ये मतलब फिर ये महागठबंधन में भी किसी तरह का दरार ना आ जाए। मैं समझती हूँ यही सूझबूझ के साथ वामपंथी चाहती है कि ये भाजपा सत्ता से बाहर रहे और इसीलिए उसमें हम समझते हैं कि वामपंथी पार्टी त्याग की होगी कि ये गठबंधन बरकरार रहे
अगर मेरे मंत्रिमंडल पर दबाव बनाने पर अगर गठबंधन में किसी तरह का दरार आ जाता है तो ये आगे चल के इसका खामियाजा वामपंथी पार्टी को ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए मैं समझती हूँ कि त्याग ही इसको समझा जाए। बिहार मंत्रिमंडल का गठन हो गया, बेगूसराय का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, बेगूसराय से किसी भी गठबंधन के नेता को मंत्री नहीं बनाया गया, इस पर आप क्या कहिए? अब बेगूसराय से मान लेते हैं 2 कम्युनिस्ट पार्टी के हैं और राजद के, और एक जो लोजपा से जीते थे वो भी जदयू में ही गए हैं। तो हमको मेरी समझ से बेगूसराय को देना चाहिए। अपेक्षा हुई है, बेगूसराय के लोग को हताशा हुई है, निराशा हुई है। न राजद न किसी को अपने पार्टी से मंत्रिमंडल में शामिल किया और न जदयू शामिल किए। जदयू के भी विधायक यहाँ हैं, न जदयू शामिल किए न राजद शामिल किए। बेगूसराय की जनता अपने को ठगी महसूस कर रही है इस फैसले से। ये किसी साजिश का हिस्सा है? मैं इसको साजिश का हिस्सा नहीं मानती हूँ। मंत्रिमंडल के गठन में गहन विचार विमर्श नहीं हुआ होगा और जिला को नज़रअंदाज किया गया, मैं समझती हूँ। इससे ज़्यादा मैं इस पर कुछ नहीं कह सकती हूँ। बेगूसराय में हमेशा मंत्री बने भोला बाबू, रामदेव राय एक से एक नेता बने, ये 2 टर्म से यहाँ उपेक्षित है। हाँ बिल्कुल, बेगूसराय में भोला बाबू और रामदेव जी और वो उधर क्या कहते हैं राजद से श्री नारायण यादव और फिर चिड़िया बरियारपुर के जो अशोक महतो, ये सब लगातार हमारे बेगूसराय से मंजू मड़वा, ये सब लगातार हमारे यहाँ से मंत्री रही हैं। मैं तो रिक्वेस्ट ही आपके चैनल के माध्यम से करूँगी कि सरकार को गठबंधन को विचार करना चाहिए और बेगूसराय को या तो वामपंथी पार्टी से या अपने ही जदयू या राजद किन्हीं से मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए। महागठबंधन की सरकार बन गई, आप बेगूसराय से रिप्रेजेंट करती हैं, इस ज़िले की सबसे बड़ी प्रमुख समस्या क्या होना चाहिए इस ज़िले में? अपने ज़िले में तो जो सबसे बड़ी प्रमुख मैं समस्या देख रही हूँ वो अपराध का है। अभी लगातार घटनाएं घट रही हैं हमारे ज़िला में और मैं समझती हूँ कि जो अपराधी हैं वो सर चढ़ कर के बोल रहे हैं, तो अपराध है। और उसके अलावा बहुत सारी समस्या, नगर को अगर आप देख लीजिए तो नगर में तो बिल्कुल कोई भी सड़क चलने लायक नहीं है। आप शहर को अगर देख लीजिए और ग्रामीण एरिया में की भी वही करीब स्थिति है। तो अभी अपने ज़िले में शिक्षा, स्वास्थ्य, ये अपराध और बेरोज़गारी तो है ही बहुत बड़ा समस्या। तो मैं समझती हूँ इस तरह के कई ऐसे समस्याएं हैं जो हमारे ज़िला में बरकरार है अपने यहाँ। मैं समझती हूँ कि इन पर विचार किया जाना चाहिए। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल घोषणा बनते ही घोषणा किया जो 10 लाख से 20 लाख तक युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, इस पर आप क्या कहते? अभी मैं क्या कहूँगी इस पर। सरकार बहुत तरह की बाधाएं करती हैं, कितना खरा उतरेंगी सरकार वो तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो महागठबंधन में शामिल जो राजद है, आरजेडी, जिनके नेता लगातार युवा हैं और युवा की पीड़ा को समझते हैं, वो इस पर लगातार जोर दे रहे हैं और हमको भरोसा है 20 लाख नहीं तो 10 लाख भी सही, लेकिन नौकरी मिलेगी लोगों को, जैसा मुझको भरोसा है। पूरा भरोसा है जो नीतीश जी के नेतृत्व में युवाओं को नौकरी मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि सभी लोग पूरे बिहार के जो हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो हमारा यंग पीढ़ी का लोग है, वो बिल्कुल टकटकी निगाह से सरकार को देख रहा है और उस पर पहली कदम सरकार को बेरोज़गारी पर उठाना चाहिए। एक सवाल, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़ा चेहरा राजनीति में बिहार में नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चेहरा तो बनाया जाता है,
चेहरा तो बनाया जाता है, आपको काम करने का अगर मौका मिलेगा तब आपका चेहरा निखरेगा कि आप काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और बिहार की धरती तो हमारा गौरवशाली धरती रहा, एक से एक सपूत हमारे बिहार में पैदा लिए हैं। और मैं समझती हूँ कि सत्ता के गलियारे में बहुत ऐसे विद्वान लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन उनको अवसर मिलने पर ये काम करेंगे। अभी मैं इसमें तुलनात्मक दृष्टि से नहीं कह सकती हूँ कि नीतीश बाबू से अच्छे शासक कोई और हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं, उनसे भी अच्छे शासक हो सकते हैं, लेकिन उनको अवसर मिलेगा तब। क्या 2024 की तैयारी हो रही है बिहार में? बिल्कुल, अभी के गठबंधन से तो लग रहा है कि सारे लोग गठबंधन में जो है भाजपा को रोकने के लिए, बिहार में भाजपा को, बिहार से पूरे देश को एक सीख मिली है, जहां भाजपा बड़े बड़े पैसा धन लुटा करके विधायकों को खरीद करके और लोकतंत्र पर हमला कर रही है। उस हिसाब से मैं समझती हूँ कि बिहार ने एक दिशा दिया कि बिना पैसा लिए हुए एक भावनात्मक गठबंधन को बढ़ाते हुए यहाँ पर एक भी विधायकों के साथ में कोई लेन देन नहीं हुआ और आराम से सरकार जो है भाजपा को सत्ता से बाहर की और गठबंधन की सरकार बन गई। नीतीश कुमार पीएम मोदी के समानांतर में आ गए, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें मैं क्या कहूँगी कि पीएम मोदी के समानांतर में नीतीश कुमार आ गए हैं। नीतीश जी खुद कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हूँ। जब वो दावेदार होने के लिए खुद से इच्छा जाहिर करेंगे तब तो जनता इस पर हवा बनाएगी, हम लोग भी कुछ इस पर कह सकेंगे। लेकिन खुद नीतीश जी इस पद को लेने से खुद भाग रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। आप अभी पार्टी में किस पद पर? मैं तो अभी राष्ट्रीय परिषद में हूँ। क्या अगला चुनाव आप लड़ेंगे एमपी एमएलए का? इस पर मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, चूँकि ये हमारे पार्टी का आंतरिक मामला है और पार्टी जिस लोगों के लिए जो निर्णय करती है, हम लोग डिसिप्लिन में रहने वाले लोग हैं और पार्टी के डिसिप्लिन के अंदर चलते हैं। पार्टी जो तय करेगी उसके बाद ही हम इस पर विचार करेंगे कुछ या बोल सकते। एमएलसी चुनाव में भी मालूम हुआ जो उषा सहनी एमएलसी प्रत्याशी खगड़िया निकाय चुनाव में बनेंगे, फिर आपका पत्ता काट दिया गया। हम लोग गठबंधन में ही चुनाव लड़ने का पार्टी के अंदर में विचार हुआ कि गठबंधन में अगर ये सीट मिलेगा तो पार्टी के अंदर मेरा तय हो गया। दोनों जिला ने सर्वसम्मति से मेरे नामों का प्रपोजल तय कर दिया और ये प्रपोजल गठबंधन के बीच में गया। और गठबंधन, मैं समझती हूँ तेजस्वी को सोचना चाहिए, लेकिन इस पर जो हमारे आरजेडी के लोग थे उस पर ज़्यादा विचार विमर्श नहीं किए और ये सीट एक महिला थे, एक अति पिछड़ा थे और इससे उनके ही पार्टी को, गठबंधन को ही छवि बढ़ता, लेकिन उन्होंने ऐसा विचार नहीं किया और गठबंधन में ये सीट कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं दिया, जिसके वजह से मैं नहीं चुनाव लड़ सकी। इसका आपको कोई मलाल नहीं, मैं गठबंधन को मानती हूँ और गठबंधन में रहना चाहती हूँ और गठबंधन के माध्यम से समाज को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो मैं इसमें मलाल करने की क्या बात कर सकती हूँ। गठबंधन जो तय किया वो सही ही तय किया होगा, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भी मैं सीपीआई की तेज तर्रार पूर्व एमएलसी उषा सहनी से बातचीत कर रहे थे। इन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी राय रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। बेगूसराय फ्रंट लाइन देखते रहिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।